हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आप सबने देखा होगा सेशन नंबर 1, और आज हम वीडियो लेकर आए हैं बिजनेस एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स की सेशन नंबर 2। तो सेशन नंबर 2 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि वॉट एवर द डेटा वी हैव कलेक्टेड इन सेशन नंबर 1, अभी हम उस पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और उसको प्रोसेस करने वाले हैं मीनिंगफुल रिपोर्ट्स में। तो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा एग्जाम्पल लिया है डिपार्टमेंटल स्टोर का, और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक्सपेंशन वेरियस लोकेशंस पे। जैसा कि आपने देखा होगा, बिग बाजार होता है, वी मार्ट होता है, विशाल मेगा मार्ट होता है, फैमिली बाजार होते हैं। ये सब लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग लोकेशन पर उसे ऑपरेट करते हैं, और उन सभी लोकेशंस की जो अलग अलग बुक्स उनकी मेंटेन होती हैं, तो उसके लिए वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, लेजर बुक्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो वर्क वो कर रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, उसको जो रिकॉर्ड में मेंटेन करने का वर्क है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। यानी कि वट एवर द डेटा यू हैव कलेक्टेड, उसे एक ऑर्गेनाइज वे में रखना, संभाल कर। अपने जैसे कि लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, MS एक्सेल यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं, सैप यूज करते हैं, या जो भी POS सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं, उसके अंदर वो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में सेव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा के अंदर ही क्या क्या चीजें हैं। एक CFO है, या फिर आप बोल सकते हो एक CEO है, या फिर बोल सकते हो ब्रांच मैनेजर जो होता है, वो वॉल्यूमिनस डेटा को मेंटेन करना उसकी जरूरत होती है। बहुत सारा डेटा उसके पास होता है, कई तरह के वर्क होते हैं जिनसे रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट उनके पास होता है। तो उसको पहले तो वो कलेक्ट करते हैं, वॉल्यूमिनस डेटा को मेंटेन करते हैं, और उसको फिर सही वे में मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जस्ट दैट अ लाइब्रेरी में हर एक बॉक्स के अंदर एक ऑर्गेनाइज वे में मेंटेन करा हुआ बुक्स वगैरह सब रखते हैं, जिससे कि वो इजीली फाइंड आउट हो सके, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग डेटा। फॉर्मेटिंग डेटा के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, और यहाँ पर आपके दो फीचर्स होते हैं, डेटा वैलिडेशन फीचर और एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर। अगर आपने कोई डेटा मेंटेन किया हुआ है और उसका प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज दीज फीचर्स, डेटा वैलिडेशन फीचर ऑफ एक्सेल, एंड दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर, जिसके ऊपर जो वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा कैन बी फॉर्मेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर। यानी कि डेटा, जो भी डेटा आपने मेंटेन किया हुआ है, वो पर्टिकुलर डेटा जो है उसको आपको फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमको एक्सेल ने दो फीचर दिए हुए हैं। जैसा पहला है इसमें डेटा वैलिडेशन, जिसके अंदर आप सर्टेन रूल्स लगा सकते हो, जो कि सेल्स में जो भी आपने एंटर किया हुआ होगा एक्सेल के अंदर डेटा, उस पूरे एक्सेल शीट को सर्टेन रूल्स लगाकर आप डेटा वैलिडेट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन के अंदर पहली चीज, आप अपना डेटा सिक्योर कर लेते हो, यानी कि आपके अलाउंस के बिना आपके डेटा में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर आपने किसी सेल में 2500 रुपीज का फिगर लिखा है, तो इट शुड बी 2500, नन अदर देन 2500। इफ कोई कोशिश भी करता है उसको चेंज करने की, तो उसमें आप ये देख सकते हो, एन सर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन सर्किल सेल्स। अगर मैं डेटा वैलिडेशन मैंने लगा रखा है अपने एक्सेल शीट में, और मेरी एब्सेंस में किसी भी पर्सन ने उस डेटा में कोई भी चेंजेस किए हैं, तो वो क्या हो जाता है, एन सर्किलिंग हो जाती है, वो डेटा इनवैलिड हो जाता है, और उसको हम सर्किल देख पाते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है बाय प्रिवेंटिंग द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा। पहले चीज तो हमने उसको यूजर को प्रिवेंट कर लिया, मतलब हमने अपने डेटा को प्रिवेंट कर लिया, कोई भी अनऑथराइज यूजर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका होता है, अगर हमने प्रिवेंट नहीं किया हुआ है, तो भी हम पता लगा सकते हैं हमारे डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं किए गए, क्योंकि वो गोले गोले करके बता देता है हमको कि ये एरर है या नहीं। दूसरा जो फंक्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है, इसके अंदर हम मेन चीज है फिल्टरिंग कर सकते हैं कई तरीके से। पहली फिल्टरिंग इसमें हो जाती है हमारी, जैसे कलर वाइज कर सकते हो, आइकन वाइज कर सकते हो, ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू, इक्वल टू द टेक्स्ट, ये सब चीजें कई सारी आपको मिलती है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर
फॉर्मेटिंग डेटा के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर आपकी नीड्स टू रिकॉर्ड द प्रोडक्ट डिटेल्स, कई सारी उनको प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखनी होती हैं जिसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है, प्रोडक्ट की कैटेगरी डाल रखी है, यूनिट प्राइस डाल रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूज से, और रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर रखा। तो ये सारे काम वो कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से। अब देखिए ये है क्राइटेरिया ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्राइटेरिया ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप देख सकते हो इसमें हाईलाइट सेल रूल्स होता है, डेटा बार्स होता है, आइकन सेट होता है, कलर स्केल्स होता है, टॉप एंड बॉटम रूल्स होता है, जिस इन सभी फीचर्स की हेल्प से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंक्शन पूरा होता है। ठीक है, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। ये आपके यूजर डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं। जो पहली वाली स्क्रीन थी ये थी इनबिल्ट, ठीक है, और दूसरा वाला जो विंडो है ये यूजर डिफाइंड फीचर्स हैं, यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया अगर आपको सेट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो। डिटेल्ड वीडियो आपको इसका मिल जाएगा। प्रोसेसिंग डेटा, अब प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है इन्होंने यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, उसके अंदर एक एचआर एग्जीक्यूटिव है जिसके पास वर्क दिया हुआ है प्रोसेस करना है सैलरी। तो सैलरी प्रोसेस करने के लिए उसको कई तरह की परफॉर्म करनी पड़ती है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस कैसे कैसे होती है, बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होना है आपका डीए, टीए, आपका एचआरए, आपकी मेडिकल क्लेम, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका पीएफ, आपकी ईएसआई, ये सब चीजें कैलकुलेशन करने के बाद में यूनिवर्सल के जो एचआर एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने सैलरी को प्रोसेस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है तो आपको कुछ नहीं बहुत सारी बेसिक और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जो मैं इस शीट में देखने वाला हूं, इस प्रेजेंटेशन में देखने वाला हूं। ओके, परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस, क्या क्या चीजें हैं उसमें। टू प्रोसेस डेटा बाय परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस यू कैन यूज फॉर्मूलाज और बिल्ट इन फंक्शन सच एज सम एंड इफ। कुछ फीचर इन्होंने केवल दो एग्जांपल दिए हुए हैं, सम एंड इफ। इसके अलावा भी कई सारे बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। द सेल रेफरेंसिंग फीचर इज यूज्ड टू रेफर अ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स। कुछ सेल रेफरेंसिंग भी यूज करनी पड़ती है जो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। यू कैन ऑल्सो असाइन मीनिंगफुल नेम टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल। इवन आप यहाँ पे अपने सेल का या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स का नेम भी डिफाइन कर सकते हो डिफाइन नेम वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट आते हैं डिफाइंड नेम। अ डिफाइंड नेम कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग और कंटेंट ऑफ अ सेल, रेंज ऑफ सेल, कांस्टेंट और फॉर्मूला बाय गिविंग इट अ डेफिनेट नेम। मेन थिंग इज डिफरेंट नेम से आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को या ग्रुप ऑफ सेल को यानी कि रेंज ऑफ सेल्स को फॉर्मूला वगैरह से सेट कर सकते हो उसमें डेफिनेट नाम डालकर, जिससे कि जब आप फॉर्मूला डालोगे पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल को यूज करते हुए तो उसमें वो सेल्स का नाम नहीं आएगा बट सेल का जो नेम आपने डिफाइन किया है वो नेम आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट जो डिफाइंड रेंज के अंदर, डिफाइंड रेंज नेम्स on the cells in order to perform the operations in a more convenient manner। तो ऐसा करने से हमें मदद मिल जाती है, हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंटली। ओके, assign name to a cell or range of cells by using the define name button in the formula step। तो जब भी हम फॉर्मूला स्टेप के अंदर जाते हैं वहां पे डिफाइन नेम बटन के अंदर जाके हम अपने सेल्स को, अपने सेल्स को या रेंज ऑफ सेल्स को एक नाम असाइन कर देते हैं जिसके नाम से वो पार्ट पहचाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब रेफरेंसिंग देख रहे हैं हम किस किस तरह की रेफरेंसिंग होती है। तो पहला है हमारा सेल रेफरेंसिंग के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इट रेफर्स द डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कई लोकेशन से हम कोई डेटा उठाते हैं, फॉर्मूलाज लगाकर उठा सकते हैं, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। A reference is the address of a cell or a range of cells in a worksheet। मान लीजिए मैं एक्सेल के अंदर शीट 1 में हूं और शीट 2 में मुझे एक फॉर्मूला लगाना है फॉर द डेटा विच इज इन शीट 1। ओके, तो मैं क्या करूंगा, शीट 2 के अंदर रेफरेंसेस दूंगा शीट 1 के, तब जाकर मैं शीट 2 के अंदर फॉर्मूलाज लगा पाऊंगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट अलाउज to refer to the values in the worksheets of the same workbook or of some other workbook। आप सेम वर्कशीट में भी वो रेफरेंस लगा सकते हो, आप दूसरी वर्कबुक में भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो।
नेक्स्ट इज रेफरेंसेस टू अदर वर्कबुक आर नोन एज लिंक्स। अगर आपको एक वर्कबुक का रेफरेंस दूसरी वर्कबुक में लगाना है तो आपको वो लिंक्स के थ्रू लगाना पड़ेगा, जिसको पहले हम हाइपरलिंक बोलते थे, लेकिन आज की डेट में उसे लिंक बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ मैथडोलॉजीज इन्होंने बताई हुई हैं, अगर आपको रेफरेंसिंग लगानी है तो किस किस तरीके की रेफरेंसिंग आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर एक है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरा है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, देन इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग एंड 3D रेफरेंसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो हम पहले आते हैं यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, इन रिलेटिव रेफरेंसिंग व्हेन द पोजीशन ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला चेंजेस द रेफरेंस आल्सो चेंजेस। लाइक मैंने फॉर्मूला तो डाला C3 में, ठीक है, लेकिन मैंने उसी फॉर्मूला को C4 में जब कॉपी किया तो मेरा जो फॉर्मूला है, जो मैंने A3 और B3 लिखा था, वो हो जाता है A4 एंड B4। ठीक है, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल उन्होंने लगाया है 15 + 20 = 35 एंड 2 + 4 = 6। तो हमने केवल फॉर्मूला ऊपर वाले सेल में लगाया, नीचे वाले सेल में हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। वी आर डन Ctrl+D, जिससे ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी हो गया। ठीक है, बस वो रेफरेंस उसने रो नंबर का अपने आप चेंज कर लिया। दैट्स रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट आप आ जाइए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर आपका क्या है, द पोजीशन ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला डज नॉट इवन इफ यू मूव और कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर लोकेशन। इसके अंदर आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है, और वो होता है डॉलर का साइन। ठीक है, जब आप इसमें डॉलर का साइन यूज करते हो तो आपकी बन जाती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने लिखा है B5, B2 एंड B3 कॉमन है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला में लगाया है $B, $2, $B, $3। यानी कि हर एक सेल के अंदर इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो फिक्स रहेगी, जिसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। और B5 यानी कि ये जो आपका है 10, 12, 15, 8, ये आपका रो के हिसाब से, जैसे अभी यह जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो है C5 के अंदर, उसके बाद में वो आ जाएगा C6 के अंदर, देन C7, देन C8। तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे कि यहाँ पे B5 की जगह पे इधर हो जाएगा B6, देन B7, देन B8। तो ये चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि आपने फॉर्मूला के अंदर रो और कॉलम के साथ में डॉलर के साइन लाइक दिस लगाए हुए हों। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इन विच आपको कोई पर्टिकुलर सेल को फिक्स रखना है एवरी कैलकुलेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रोडक्ट, सम, इफ, एंड, नाउ, टुडे, डेट, टाइम, एवरेज, मैक्स, मिन, कॉन्केटिनेट, वीलुकअप, एचलुकअप, ट्रांसपोज, ये सारे कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस हैं जो आपको जरूरत पड़ती है जब भी आप कुछ बेसिक कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है सपोर्ट करता है कुछ वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, जो फंक्शंस पहले से इसमें हैं, आपको बस फॉर्मूला लगाने की देरी होती है। एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज फंक्शंस आर, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इन सब की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जो इस पूरी वीडियो में आपको वेरियस प्लेसेस पर मिलेगा। परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस। अब बेसिक कैलकुलेशन में कई एग्जांपल्स मैंने आपको जो पहले बताए थे उसके आपको कोई डिटेल बताई हुई है। द प्रोडक्ट फंक्शन कैलकुलेशन रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे सम है यानी कि एडिशन हो जाएगा। इफ में आपको मल्टीपल अगर कोई कंडीशन डालनी है तो कंडीशन आप डाल सकते हो। एंड का यूज हम तब करते हैं जब आपकी एक नहीं, एक से ज्यादा कंडीशंस आपकी फॉलो करनी है। नाउ प्रेजेंट डेट आपको प्रोवाइड करता है डेट एंड टाइम। टुडे करंट डेट आपको दे देता है यानी कि आज क्या डेट है। डेट आपको फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, आपको क्या डेट डिस्प्ले करानी है, जिसमें आपको ईयर, डेट और मंथ मैनुअली फिल करना पड़ता है। टाइम के अंदर भी आपका सेम फीचर है, इसमें आपको टाइम में मिनट, आवर्स और सेकंड आपको मैनुअली फिल करना होता है। डेट डिफरेंस यानी कि आपने डाल दी दो डेट्स, दोनों डेट के बीच में कितना इंटरवल है, कितने डिफरेंसेस हैं, कितने दिन का डिफरेंस है, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं डेट डिफरेंस फॉर्मूला से। ये सिंटेक्स आपको सबके सामने दिए हुए हैं। सिंटेक्स यानी कि आपको क्या क्या चीजें उसमें अप्लाई करनी है, यानी कि सबसे पहले आपको इक्वल्स लगाना ही लगाना है। आपको उसका जो फॉर्मूला है टाइम का, टाइम के लिए, टुडे में टुडे के लिए, नाउ के लिए, तो आपको ये आपको लिखना पड़ेगा।
और ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं वी लुकअप फंक्शन के लिए। इसका भी जो डिटेल्ड वीडियो है विद प्रैक्टिकल डेटा फाइल वो भी आपको आई बटन में मिलेगा। तो वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है? द वी लुकअप फंक्शन सर्चेस द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम एनी सेल ऑन द सेम रो ऑफ द रेंज। यानी कि वी लुकअप हम कनेक्ट करते हैं एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ में, और जो भी हमें पर्टिकुलर एक मेन शीट है जिसमें से मुझे कुछ सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन दूसरी शीट में लेनी है, तो आप उसको निकाल सकते हैं वी लुकअप के लिए। बशर्ते एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। तो आपका जो डेटा है वो वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि ऊपर जो टॉप रो है आपकी उसमें सारी हेडिंग्स लिखी होंगी, एंड देन आपका जो डेटा है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा होगा। दैट्स वर्टिकल डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीलुकअप का जो एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है वो इस शीट में आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रोडक्ट कोड दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, वारंटी दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना है कि पर्टिकुलर अगर मैं प्रोडक्ट का कोड डालूं, प्रोडक्ट का कोड डालने के बाद में मुझे वारंटी पता लग जाए तो उन्होंने फॉर्मूला क्या डाला हुआ है। इस डेटा को बनाकर आप अपने पास फॉर्मूला लगाकर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वो फॉर्मूला डिस्प्ले हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं आगे स्लाइड में एच लुकअप। ध्यान रखिएगा वर्टिकल लुकअप सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। फिर भी अगर आपको एच लुकअप करना है तो पहले आपके वर्टिकल डेटा को ट्रांसपोज करके हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें एच लुकअप फंक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका सिंटेक्स आपको दिया हुआ है एच लुकअप, जिसके अंदर आपका होता है लुकअप वैल्यू पहले डालनी पड़ती है, यानी कि जो मैं एंटर करूं और मेरे पास बाकी चीजें अपने आप आ जाए। टेबल एरे यानी कि किस मेन डेटा में से आपको वो पार्ट निकालना है, क्या रो का इंडेक्स है और क्या रेंज लुकअप है। ध्यान रखिएगा जो हमारा वी लुकअप था उसके अंदर यहाँ पे था कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, और हमारा जो एच लुकअप है इसमें है हमारा रो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। बाकी रेंज लुकअप हो गया, टेबल एरे हो गया, ये सेम रहेगा, लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, बस थोड़ा सा सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, रो इंडेक्स नंबर क्या होता है और रेंज लुकअप क्या होता है। लुकअप वैल्यू इज अ नंबर, अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और अ सेल रेफरेंस टू बी सर्च्ड इन टॉप मोस्ट रो डेटा। यानी कि एक स्मॉल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, लुकअप वैल्यू वो है जिस वैल्यू को मैं एंटर करता हूँ और बाकी की सारी चीजें उसके बेस पर अपने आप हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच लुकअप का भी इन्होंने एक डेटा बना रखा है। पर्टिकुलरली आपको एक लोन अमाउंट दिए हुए हैं और कमीशन दिए हुए हैं। अगर किसी का 1 लाख का लोन करवाया तो ये, 5 लाख का करवाया तो ये कमीशन है, 1 करोड़ का करवाया तो ये कमीशन है, सो ऑन। और उसको लेते हुए अगर मुझे देखना है कि पर्टिकुलर इस डेटा में किसी एक फील्ड का एक लोन अमाउंट का मुझे निकालना है कमीशन कितना होगा, तो मैं एच लुकअप फॉर्मूला लगा सकता हूं और मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा विदाउट सर्चिंग पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जिसे हम बार्कली फाइनेंस को लिया गया है। इसमें आपका है कार लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन। ठीक है, ये सब फाइनेंसिंग वाले हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन चाहिए और वो एजेंट को अपने घर पे बुला लेता है, अब एजेंट ने उसको जो स्कीम बताई है क्या वो स्कीम ओके है, अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी कुछ पर्सनल कैलकुलेशन भी करके देख लेना चाहिए कि जो अमाउंट आपको बताया, जो ईएमआई आपको बताई गई है वो सही है या नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं परफॉर्म फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और एरर प्रोन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं जब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, तो हमारे ये दोनों चीजें बच जाती हैं इफ वी आर यूजिंग एक्सेल 2016। तो इसके अंदर हमारी ये चीजें होती हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, जिसमें हमारा पीवी, एफवी, पीएमटी एंड पीआर। पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू, एफवी इज फ्यूचर वैल्यू, पीएमटी व्हाटएवर द ईएमआई वी आर मेकिंग पेमेंट, एनपीआर इज नंबर ऑफ पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने वो लोन लिया है। तो आगे चलते हैं, इसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू पीवी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, is a total amount that a future payment or a series of future payment is worth। यानी कि आगे कितना अमाउंट में पे करने वाला हूं एंड फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ, और उसकी वैल्यू क्या है।
इसका जो सिंटेक्स है वो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पीवी निकालने के लिए आपको रेट, कितना रेट पर लोन रेट क्या है, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, ईएमआई कितनी बन रही है, फ्यूचर वैल्यू इज ऑप्शनल, अगर दिया हुआ है तो देन ओके, अदरवाइज जरूरी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू आपको अलग से भी निकालना आना चाहिए। द पीवी फंक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेट क्या होता है, एनपीईआर क्या है, पीएमटी क्या है, एफवी क्या है, एंड टाइप। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखनी है, ये ऑप्शन, इन चीजों का भी डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू के एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू, एक कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है, एक एजेंट आया, एक फाइनेंसिंग कंपनी का एजेंट आया, वो कहता है कि आपको 18 साल बाद $1 लाख मिलेगा एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो मैंने उससे पूछा आज की डेट में मुझे कितना देना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया आपको देना पड़ेगा 25,024 रुपीज, ठीक है, डॉलर्स और रुपीज जो भी आप करेंसी लेना चाहें वो आप ले सकते हो। और दूसरा है आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में ये वाला, तो इसी तरह से आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इन दोनों कैलकुलेशन को आप अपने पास करके देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर वैल्यू की तरफ। फ्यूचर वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एंड कांस्टेंट पेमेंट शेड्यूल। अगर आपने एक कांस्टेंट पेमेंट शेड्यूल रखा है, यानी कि या तो क्वार्टरली या तो आपने रखा है मंथली या फिर आपने लिखा है हाफ ईयरली या ईयरली, तो उन पेमेंट शेड्यूल्स के हिसाब से, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका आज का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो फ्यूचर वैल्यू होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो मिलेगी 2,87,000 रुपीज। उसी तरीके से अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो 1,200 रुपए 30 साल के लिए, तो आपको कॉर्पस एक्यूमुलेटेड जो मिलेगा वो मिलेगा 1,00,000 30 साल बाद 6% के रेट से। तो ये भी आप ट्राई करके देखिएगा अपने पास। नेक्स्ट एक आती है प्रॉब्लम असेसमेंट। प्रॉब्लम असेसमेंट में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है दिल्ली में, सेल्स डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर इज अवेलेबल इन अ वर्कबुक, फ्रॉम दिस डेटा द सेल्स मैनेजर वांट टू एनालाइज द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आपको एक डेटा दिया हुआ है और उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है आपको क्वांटिटी वाइज, ठीक है, और ईयर वाइज दी हुई है। तो उसमें आप टोटल कैसे निकालोगे, उसमें आप मैक्सिमम क्वांटिटी किस मंथ में सेल हुई या फिर किस दिन सेल हुई, मिनिमम क्वांटिटी किस दिन सेल हुई, या एवरेज क्वांटिटी क्या सेल हुई, वो भी आप इसमें निकाल पाओगे। फाइंड द टोटल क्वांटिटी, अपने हिसाब से आप एक डेटा डिजाइन करिए जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स डालिएगा और उसमें मंथली सेल की कुछ भी रैंडम फिगर्स आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आप टोटल क्वांटिटी के लिए सम का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम के लिए मिन, एंड एवरेज का फॉर्मूला लगा के ट्राई करेंगे। इफ एनी क्वेरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, उस पे जाके आप अपना वो डेटा देख सकते हो, और डेटा देखने के बाद में आप उस डेटा के हिसाब से अपने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी केस स्टडी वो है, हरी वांट्स टू बाय अ न्यू कार। एक नई गाड़ी खरीदनी है हरी को, और वो कांटेक्ट करता है दो डीलर से। पहला डीलर जो है वो उसको ऑफर करता है 2,90,000 रुपए की गाड़ी, वहीं दूसरा डीलर जो है उसको ऑफर करता है 3,10,500 रुपए की गाड़ी। अब हरी पूछता है मेरे को ईएमआई ऑप्शंस चाहिए, हाउ एवर एज द प्राइस ऑफ द कार इज हाई। अब क्योंकि प्राइस गाड़ी की ज्यादा है, हरी डिसाइड करता है टू बाय द कार ऑन ईएमआई स्कीम, इसलिए उसने डीलर से पूछा स्कीम के बारे में, ईएमआई स्कीम के बारे में। तो पहले डीलर ने जो स्कीम बताई वो ध्यान रखिएगा, 5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, पीरियड है उसका 5 इयर्स का, जबकि दूसरे डीलर ने उसको ईएमआई स्कीम में 4% एनुअल इंटरेस्ट बताया है और लोन पीरियड है 8 इयर्स का। तो अब ध्यान रखना है, हरी को आपको बताना है कि वो कौन से डीलर से कार परचेज करे, जो 2,90,000 रुपए की कार दे रहा है उससे, या जो तो 3,10,500 रुपए की गाड़ी दे रहा है उससे। क्या उसको 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ईएमआई स्कीम चूज करनी चाहिए या 4% के हिसाब से, ये आपको कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। टू सॉल्व द प्रीसीडिंग प्रॉब्लम, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों कार डीलर्स की ईएमआई ऑप्शंस को कंपेयर करना है, ईएमआई निकालो कौन कितनी ईएमआई चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद में आपको दोनों कार डीलर की फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन कैलकुलेट करना है। फायदा इसमें यह रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू, यानी कि सबसे आखिर में जो फ्यूचर वैल्यू, जो मैं सारा लोन पे ऑफ कर दूंगा तो मैंने कौन से डीलर को ज्यादा अमाउंट पे किया।
तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको पीवी, एफवी, ईएमआई के लिए पीएमटी और आपको एक रेट, इन सब सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा सेकंड सेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और फटाफट से आपको बस एक काम करना है, बहुत ही ज़रूरी काम है, वो सब्सक्राइब बटन को, जो लोग नए लोग हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। और इस टॉपिक के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो भी आपके सवाल हों, वो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर मिड ऑफ द वीडियो आपको दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरीज कर